Good morning, everyone. So, today we will talk about respiratory system part 2. These are my credentials. So, we left here. Transportation of gases आज हम start करेंगे. The process of reaching of gases. जो process है gases का जो हमारी body के अंदर हमारे lungs के अंदर जाती है like oxygen and CO2. Oxygen हम inhale करते हैं and CO2 को बाहर निकालते हैं from the lungs to the cell of the body. जो लंग्स के थ्रू हमारी सेल्स के अंदर भी जाती है, बॉडी की सेल्स के अंदर जाती है एंड कमिंग बैक टू द लंग इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस. राइट. हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि हम सबसे पहले इनहेल करते हैं किसको, ऑक्सीजन को, और वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हमारी सेल्स को जाती है. ठीक है. जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स है उन सभी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और वहां से CO2 वापस आती है लंग्स के अंदर एंड लंग्स के थ्रू दैट विल कम आउट फ्रॉम द माउथ. ठीक है. लंग्स के थ्रू CO2 बाहर निकल जाती है. इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस. ठीक है. यानी कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट होना. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस ऑक्सीजन टेक्स प्लेस बाय हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड. अब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जब अंदर जाती है तो वो किसके थ्रू होती है, जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ब्लड सेल के अंदर. राइट. आरबीसी के अंदर क्या होता है, जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं होती है उनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. उसी के थ्रू ऑक्सीजन बाइंड करके हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है. Transportation of CO2 from the cells to lungs takes place by hemoglobin only to the extent of 10 to 20%. अब देखिए, ऑक्सीजन भी बाइंड करके हीमोग्लोबिन के साथ हमारी बॉडी के अंदर जाती है, लेकिन CO2 भी वहां से हीमोग्लोबिन के साथ ही बाइंड करके कहाँ आती है, लंग्स के अंदर आती है और उसके बाद बाहर निकल जाती है. लेकिन ये जो प्रोसेस है हीमोग्लोबिन के द्वारा CO2 का बाहर निकलना कितना परसेंट तक, 10 to 20%. यानी कि this much of CO2, 10 to 20% of CO2 is transported through the hemoglobin. Right. Now transportation of CO2 carbon dioxide takes place through circulation of ब्लड. अब जो ट्रांसपोर्टेशन है CO2 का वो किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है बाय मिक्सिंग विद प्लाज्मा. देखो, ब्लड का ही पार्ट है प्लाज्मा. ठीक है. तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 का डिफरेंट वे में कैसे हमारी CO2 बाइंड करती है और कहाँ किसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होती है लंग्स में, वो हम डिस्कस करेंगे. इसके अंदर ब्लड में सबसे पहले प्लाज्मा की बात करेंगे. क्या होता है हमारे ब्लड के अंदर, प्लाज्मा होता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड आफ्टर मिक्सिंग इन प्लाज्मा. प्लाज्मा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो किस फॉर्म में जाती है, कार्बोनिक एसिड फॉर्म में वो मिक्स होके बाहर निकलती है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस इन दिस फॉर्म. देखिए 7% जो होती है CO2 वो कैसे जाती है, कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, प्लाज्मा के थ्रू. राइट. कार्बोनिक एसिड फॉर्म में. और एक बाइकार्बोनेट फॉर्म में भी ये ट्रांसपोर्टेशन का काम, मतलब इस फॉर्म में भी ये ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू द ब्लड. 70% पार्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट इज ट्रांसपोर्टेड. जो 70% CO2 है वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है. इट मिक्सेस विद द पोटेशियम एंड सोडियम ऑफ द ब्लड एंड फॉर्म्स द पोटेशियम बाइकार्बोनेट एज वेल एज सोडियम बाइकार्बोनेट. जो हमारे ब्लड के अंदर सोडियम और पोटेशियम होता है वो CO2 के साथ मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट का फॉर्म करता है और इस फॉर्म में ही CO2 हमारी ट्रांसपोर्ट होती है. नाउ कम टू द इंटरनल रेस्पिरेशन. ठीक है. अब इंटरनल रेस्पिरेशन में हम बात करेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन की. इनसाइड द बॉडी गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड विच इज कॉल्ड द इंटरनल रेस्पिरेशन. ठीक है. गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज. ठीक है. जितनी भी जो भी ब्लड के अंदर CO2 या O2 है वो हमारे टिश्यूज में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है और कैसे एक्सचेंज होता है, इस सबको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन. ठीक है. एक्सटर्नल तो क्या हो गया कि आपने मुंह से सांस ली और आपके अंदर लंग्स के अंदर CO2 आपके ऑक्सीजन गई एंड CO2 बाहर निकली, उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी कि बाह्य श्वसन और बाह्य एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ठीक है. इंटरनल क्या हो गया कि आपके ब्लड में CO2 है और O2 भी आ गई है और वो किस तरीके से आपके टिश्यूज के और सेल्स के अंदर जाती है, उसी को हम कहते हैं इंटरनल यानी कि आंतरिक रेस्पिरेशन. द गैसेज एक्सचेंज इन द लंग इज कॉल्ड द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ये देखिए इन्होंने बता दिया, गैसेज एक्सचेंज अगर लंग्स के थ्रू होता है तो उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं. नाउ कम टू द सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि कोशिका के अंदर जो श्वसन होता है उसकी बात करेंगे. ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीजन रीच्ड इनटू द सेल. ग्लूकोज क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ठीक है.
यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होने के बाद कहाँ जाता है, सेल के अंदर जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। अब ये पूरा प्रोसीजर है किस तरीके से ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और हम इसको ग्लूकोज का बर्न होना भी कह सकते हैं। इसके थ्रू क्या होता है कि आपके शरीर में जितनी भी एनर्जी है वो फॉर्म मतलब ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होगा उसके बाद आपके एनर्जी यानी कि एटीपी फॉर्मेशन होगी और एनर्जी निकलेगी, ठीक है। अब टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, दो तरह का सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। वन इज रेस्पिरेशन ऑफ टू टाइप, वन इज एनारोबिक और दूसरा होता है एरोबिक। एनारोबिक में क्या होता है, देखिए एनारोबिक एनएरोबिक, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। इफ द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर जो फूड है या ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन किसकी एब्सेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन की मदद से ही ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। तो एक तो बात याद रखिए कि एनारोबिक मीन्स ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ड्यूरिंग दिस ओनली 2 ATP आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पर इस प्रोसीजर पे क्या होता है कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है या ग्लूकोज की बर्निंग होती है तो हम कहेंगे या फिर हम कह सकते हैं ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है तो ओनली 2 ATP यानी कि 2 ATP जनरेट होते हैं, राइट, फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। सिंपल सी बात है, यहाँ आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दिया है, ठीक है, इसका ऑक्सीडाइज हो गया और क्या बन गया, लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पर ये इथाइल एल्कोहल बन गया, इथाइल ये जो यहाँ पर अब क्या हुआ, ये तो लैक्टिक एसिड बनेगा एनिमल में, ठीक है। लेकिन प्लांट में दूसरा प्रोसीजर होता है। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल प्लस 2CO2 प्लस एनर्जी। यहां पर भी एनर्जी बन रही है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, आप याद रखिए जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन इज एब्सेंट, ठीक है, और ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इनटू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और एनर्जी में क्या हो गया, 2 ATP बनेंगे, ठीक है। एनर्जी क्या हो गई, 2 ATP, ठीक है। लेकिन अगर प्लांट की बात करेंगे तो ग्लूकोज बर्न होकर इथाइल अल्कोहल बनाएगा, CO2 बनाएगा और एनर्जी में क्या हो गया, यहाँ पर भी 2 ATP बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि ओनली 2 ATPs आर, ATP क्या है, बेसिकली एनर्जी का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये आपको एनर्जी देता है। एरोबिक में मैंने बताया कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ आप देख सकते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या बनाता है, ये बर्न होके 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस इतने किलो जूल एनर्जी निकलती है, यानी कि 38 ATPs बनते हैं। अब देखिए यहाँ के कंपैरिजन में एनारोबिक में क्या देखा आपने, 2 ATP बन रहे हैं, यहाँ कितने बने, 38, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस, तो 2 ATP। और if they are talking about the aerobic respiration, that mean in presence of oxygen कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं, then you should remember it is only 38, ठीक है। It is 38 ATPs are produced. The complex process in the cellular respiration is divided into 2 part. ठीक है, अब इसी प्रोसेस को एरोबिक वाले को ही इन्होंने पार्ट में डिवाइड करके बताया कि कैसे कैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, यहाँ तो आपको सीधा दिखा दिया इन्होंने कि यहाँ पर ग्लूकोज जब 6 CO2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है तो इतनी एनर्जी निकलती है, यानी 38 ATP बनते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पार्ट बाय पार्ट आपको समझा रहे हैं कि कैसे कैसे द कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस इन सेलुलर रेस्पिरेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। वन इज ग्लाइकोलिसिस, एक होता है ग्लाइकोलिसिस जो साइटोप्लाज्म में होता है, यानी कि सेल के जो प्लाज्म द्रव्य है उसके अंदर होता है, और दूसरा होता है ट्रैप्ड साइकिल जिसे कहते हैं, वो किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। यहां पर ही एनर्जी निकलती है माइटोकॉन्ड्रिया में। नाउ कम टू द ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, लेट मी चेक। देखिए जो ग्लाइकोलिसिस की स्टडी थी जो सबसे पहले किसने की थी, एम्डन मेयरहॉफ पाथवे बोला जाता है। एम्डन ने फर्स्ट डन बाय द एम्डन मेयरहॉफ, ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया था, इसलिए इसको EFP पाथवे भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ग्लाइकोलिसिस इज प्रेजेंट इन बोथ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एनारोबिक एरोबिक, ठीक है। अब ये याद रखना कि जो ग्लाइकोलिसिस हो रहा है वो प्रक्रिया एरोबिक वाले में भी होती है और एनारोबिक वाले में भी होती है, ठीक है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, और ये कहाँ होता है,
आपके साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ 1 ग्लूकोज एटम इन ग्लाइकोलिसिस 2 एटम ऑफ पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब यहाँ पर 2 एटम ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है। सबसे पहला स्टेप होता है यहाँ पर पायरुविक एसिड का बनना। टू स्टार्ट दिस प्रोसेस 2 atoms of ATP takes place, but at the end of process 4 atom ATP are obtained. Therefore, as a result of glycolysis only 2 atom ATP are obtained. ठीक है, 16,000 कैलोरीज ऑप्टेन। ठीक है, इतनी एनर्जी निकलती है। अब देखिए इसका सीधा सा आपको मतलब समझना है कि जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो सबसे पहले कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। एक बात याद रखेंगे। दूसरा ये बात याद रखेंगे कि एरोबिक और एनारोबिक कोई सा भी रेस्पिरेशन हो ग्लाइकोलिसिस होगा। ठीक है, दूसरी बात कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो एटीपी बनते हैं वो 4 बनते हैं, लेकिन 2 यूज भी होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि टोटल नंबर ऑफ एटीपी मतलब 2 यूज हुए 4 बने, तो कितने बन गए टोटल, ओनली 2 ही माने जाएंगे ना, क्योंकि 2 यूज भी हो रहे हैं, ये बोल रहा है ये। ठीक है, अब 2 एटीपी से कितनी एनर्जी निकलती है, 16,000 कैलोरी। ठीक है, देर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन इन द ग्लाइकोलिसिस। सीधी सी बात है, एनारोबिक भी हो रहा है, एरोबिक भी हो रहा है। इससे क्या कंक्लूड करेंगे कि ऑक्सीजन यूज ही नहीं हो रही ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, हैज दिस प्रोसेस इज सिमिलर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों ही यूज हो रही है। दैट मीन देर इज नो ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं है। इन दिस 4 molecule of hydrogen formed which is used in converting NAD to NADH2। अब ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ये अगले स्टेप का प्रोसीजर है। ठीक है, नाउ कम टू द क्रैब साइकिल। ठीक है, क्रैब साइकिल में क्या होता है, इट इज डिस्क्राइब बाय द हैंस क्रैब। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1937 में इसको डिस्क्राइब किया था, और इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। द प्रोसेस इज कंप्लीटेड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्रैब साइकिल, ये याद रखेंगे पहली बात, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम की जरूरत होती है। 2 एटम ऑफ ईच ADP and ATP are formed in the cycle. 4 pair of hydrogen atom are released. The complete cycle is of 2 atom pyruvic acid produce total 4 atom of carbon dioxide. यहां सिर्फ आपको वो याद रखना है कि इस सिस्टम के थ्रू 38 ATPs are formed। ठीक है, कितने ATP, 38। अब इसमें बताया गया है कि इसमें जो क्रेब साइकिल सिस्टम है उसके अंदर सबसे ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। कितने होते हैं, 36 होते हैं। ठीक है, नॉट 38। ठीक है, कितने होते हैं, 36। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ये देखिए, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड 1 एटम ऑफ एटीपी, 5 एटम ऑफ NADH एंड 1 एटम ऑफ NADH2। ये आपको याद रखना है, ये केमिस्ट्री है पूरी। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 2 एटीपी कैसे बने, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू बने, और 36 एटीपी किसके थ्रू बने, क्रैब साइकिल के थ्रू। दैट मीन टोटल नंबर ऑफ एटीपी कितने हो गए, 38। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटीपीज आर प्रोड्यूस विच इज 38 ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ऑफ 1 एटम ऑफ ग्लूकोज। जब 1 एटम ऑफ ग्लूकोज यानी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जलता है तो 38 एटीपीज आर ऑब्टेन्ड, राइट। Now, respiratory substances, carbohydrate, fat and protein are the main respiratory substances. At first oxidation of glucose takes place, then fat. After the consumption of carbohydrate and fat, oxidation of protein start. ये आपको याद रखना है कि बॉडी में हमारी सबसे पहले जो बर्न होता है वो क्या होता है, सबसे पहले एनर्जी किससे मिलती है, तो आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट, दैट मीन ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद क्या बर्न होता है, उसके बाद बर्न होता है फैट, और सबसे एंड में हमारी बॉडी में अगर कुछ नहीं है, फैट भी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी कम हो गया है, तो प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलना स्टार्ट होता है, राइट। तो आपको यहाँ पर ये बात याद रखनी है, रेस्पिरेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस, इट ऑल्सो रिड्यूस द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, इससे क्या होता है, आपकी बॉडी का वेट भी रिड्यूस होता है, क्योंकि आपकी बॉडी से एनर्जी निकल रही है, राइट। तो आपके जितने भी स्टोर्ड अब यहाँ पर ये चीज याद रख लीजिए कि रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट बर्न होता है, फैट बर्न होता है, प्रोटीन सबसे पहले। लेकिन प्रायोरिटी बेस पे अगर बात करें तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यूज होता है, उसके थ्रू एनर्जी मिलती है, उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है फैट से, देन प्रोटीन से, राइट। तो आई विल स्टॉप माई वीडियो हेयर एंड वी विल स्टार्ट न्यूट्रिएंट इन अवर नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू वेरी मच।